अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैम वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट आइसोटोप्स को फाइंड करते हैं। हम देखते हैं कि कोई एक एलिमेंट है, उसके कितनी आइसोटोप्स हैं और उन आइसोटोप्स का मैस नंबर क्या आ रहा है। द टेक्निक सबसे पहले तो हमने मॉलिक्यूल्स और एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करना होता है और फिर उनको सेपरेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशियो। एम ओवर ई वैल्यू की बेस पे एटम्स और आयंस को जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयंस में कन्वर्ट करके उनको एम ओवर ई की वैल्यू की बेस पे जो है सेपरेट किया जाता है। ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। अब जो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है इसमें हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं वो डिवाइस को हम कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। सो ऐसी टेक्निक जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयंस में कन्वर्ट करते हैं और मैस टू चार्ज रेशियो की बेस पे सेपरेट करते हैं, ऐसी टेक्निक को हम मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। और जिस डिवाइस को हम ये टेक्निक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस का नाम है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अपना एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं वर्किंग ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर या वर्किंग। वर्किंग में क्या किया जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी हम गैस लेते हैं, कोई भी गैस ले लेते हैं, उसको हमने इस चैम्बर में डालना होता है। खैर स्टेप बाय स्टेप इसको एलेबोरेट करते हैं। हमारे पास जो है वो कोई सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वर्किंग के कुछ स्टेप्स हैं जिसमें फर्स्ट वन स्टेप है वेपोराइजेशन। स्टेप नंबर 1, वेपोराइजेशन। सबसे पहले क्या करवाई जाती है? वेपोराइजेशन। अगर हमारे पास जो सैंपल है, इफ सैंपल मतलब जिसकी हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री करनी है, वो सॉलिड है या लिक्विड है। इफ सैंपल इज सॉलिड और लिक्विड, देन क्या किया जाता है? उसको पहले वेपोराइज किया जाता है, कन्वर्टेड into वेपर्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि जो अगर आपके पास सैंपल जो है वो सॉलिड आ जाता है या लिक्विड आ जाता है, उसके पहले वेपर्स बनाएं। लेकिन अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो उसको एज इट ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, वेपोराइजेशन के दौरान जो प्रेशर है उसको बहुत कम कर दिया जाता है। The pressure is kept very low। किस लेवल तक हम लो रखेंगे प्रेशर को? 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻⁷।
टॉप तक। इतना हमने प्रेशर उसमें रखना है। अब ये प्रेशर इतना हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर प्रेशर ज्यादा हो न तो उस वक्त जो आयन्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आयन लॉस हो सकता है। सो इसलिए आयन लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को बहुत ज्यादा लो कर देते हैं, 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁷ तक। जिसका ये हमें फायदा होता है कि जो आयन्स बनते हैं वो इंडिविजुअली रहते हैं, आपस में स्ट्राइक नहीं करते, जिसकी वजह से जो है एनर्जी भी लॉस नहीं होती और आयन्स भी लॉस नहीं होते। सेकंड स्टेप इज आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या किया जाएगा, जो हमने पीछे से गैस ली, जो सॉलिड था, जो लिक्विड था, उसको हमने गैस में कन्वर्ट किया। अगर गैस ही थी तो वो गैस ही हमने ले ली, उस गैस को हमने आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर लगा दिया। देखें, ये मैं जैसे ले रहा हूं नियॉन गैस। नियॉन गैस को मैंने एंटर करवाया स्पेक्ट्रोमीटर में, तो इसका जो फर्स्ट वन कंपार्टमेंट है, दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज आयोनाइजेशन चैम्बर। जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए इन के पास आएंगे, इन प्लेट्स के दरमियान आएंगे, पॉजिटिव प्लेट के पास आएंगे, तो क्या होगा कि ऊपर से हम हीटेड फिलामेंट की मदद से, यहां पर बेसिकली हीटेड फिलामेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली जो है ऊपर से नीचे को मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया हुआ है। तो जैसे ही ये गैस यहां से गुजरेगी तो इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स यहां से गुजरेंगे, उन गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर यहां से जो है इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स को चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि दिस वेपर्स अब बन चुके हैं। अब इन वेपर्स को हम क्या करेंगे, दीज वेपर्स enter into ionization chamber आयोनाइजेशन चैम्बर। जैसे ही आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर होते हैं तो आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या हो रहा होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वेयर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये फास्टली मूव कर रहे होते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कहां से प्रोड्यूस हमने किए होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय, कहां से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, हीटेड फिलामेंट की मदद से, प्रोड्यूस्ड बाय हीटेड फिलामेंट। क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्राइक विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, स्ट्राइक विद मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और जैसे ही ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे, उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। किस तरह से आयनाइज होंगे ये देखें जरा। हमारे पास फर्ज करें कि M एक गैस थी, ये गैस हमने यहां से गुजारी, जैसे ही गैस गुजरने लगी तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स आए। ये इलेक्ट्रॉन जब गैस के साथ स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन ने, तो इसने गैस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और गैस के ऊपर अल्टीमेटली कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहां पर गैस क्या हो चुकी है, आयनाइज हो चुकी है। तो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर क्या होता है, गैस की आयनाइजेशन करवाई जाती है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाया जाता है। अब आयनाइजेशन हो चुकी है,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने लगे हैं। सो थर्ड वन स्टेप इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ये जो चार्ज्ड आयंस हैं हमारे, बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे ही यहां पर ये आयंस मौजूद हैं, जैसे ही यहां पर आयंस आते हैं गैस के इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो परफोरेटेड ग्रिड है हमारे पास, जो ये जाली वाली एक हमने ग्रिड लगाया हुआ है, इसको हम आयनाइज कर देते हैं, इसकी में से करंट गुजारना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स को यहाँ से फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज आयंस उठ के जल्दी से जो है इस ग्रिड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से इनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, ज्यादा तेजी से आगे को मूव करना शुरू कर देते हैं। सो हम इसलिए कह रहे हैं इस चैम्बर को एक्सेलरेशन चैम्बर, या फिर कह लें कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट हो जाएंगे आयंस ऑफ द गैसेस। सो व्हेन potential difference, PD stands for potential difference, when potential difference कितना of 500 to 2000 volts, 200 से लेके 500 से लेके 2000 वोल्ट्स तक जब हम इलेक्ट्रिक करंट जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो परफोरेटेड प्लेट है, ये अट्रैक्ट कर लेती है हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को। ग्रिड, इसको मैं ग्रिड कहूंगा। तो फिर क्या हुआ, ग्रिड अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट किया इसने, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही इसने गैस मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिवली चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स को इस नेगेटिवली चार्ज ग्रिड ने अपनी तरफ फोर्सफुली अट्रैक्ट किया, सो फिर क्या हुआ कि ये जो एम पॉजिटिव आयंस थे ये एक्सेलरेट हो गए, एक्सेलरेटेड मतलब इनकी स्पीड अब बढ़ चुकी है, ये एक्सेलरेट हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें, एक्सेलरेशन के बाद हम इसकी डिफ्लेक्शन करवाएंगे। डिफ्लेक्शन, अब देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं। नियोन गैस डाली, आयंस ने, इन इलेक्ट्रॉन्स ने जो है गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करवाया, वो आयंस को इस ग्रिड ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया क्योंकि नेगेटिवली चार्ज थी। अब नेगेटिवली चार्ज होने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास आयंस आए थे गैस के, वो पॉजिटिवली चार्ज थे, वो एक्सेलरेट हुए और इस ग्रिड में से गुजरे और साथ ही इन स्लिट्स के पास आए। जैसे ही इन स्लिट्स के पास आए, इन स्लिट्स के साथ जो है मैग्नेटिक फील्ड था, इन स्लिट्स के पास मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड ने इनको जो है डिफ्लेक्ट कर दिया, और यहां से हम एनालाइज करेंगे कि क्या क्या जो है ईएम वैल्यू इनकी आती है। खैर, दीज आयंस जब पास करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, तो फिर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन अ पॉजिटिवली चार्ज आयंस मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। सो एम पॉजिटिव जो आयंस थे ये डिफ्लेक्ट होते हैं, डिफ्लेक्टेड यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम, स्लिट्स, मैग्नेटिक फील्ड की ये स्लिट्स हैं, यूजिंग स्लिट्स। अब इनकी डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एम पॉजिटिव आयंस हैं ये एक सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो बीम होती है आयंस की,
बीम ऑफ एम पॉजिटिव आयंस, मतलब ये जो पीछे से एक लाइन अप होके आ रहे थे आगे को, बीम बना रहे थे, ठीक है। बीम जो आयंस की है ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू, डिफ्लेक्टेड इनटू सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर मोशन इनके अंदर आ जाती है और ये सर्कुलर जो है सर्कल करना शुरू कर देते हैं, रोटेट करना शुरू कर देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो चुके हैं, इनकी जो मास टू चार्ज रेशियो होता है, ठीक है। अब देखिए ना, बेसिकली जो इनकी डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड कर रही है इनके मास टू चार्ज रेशियो पे, कि इनकी एम ओवर वी वैल्यू कितनी है। सो ऐसे आयंस जिनकी एम ओवर ई वैल्यू जो है वो होगी ग्रेटर, क्या कहा मैंने, जिनकी एम ओवर ई वैल्यू जो है वो ग्रेटर है वो लेस डिफ्लेक्ट होंगे, लेस डिफ्लेक्टेड। लेकिन ऐसे आयंस जिनकी मास टू चार्ज रेशियो जो है वो स्मॉलर होगी या लेस होगी, वो क्या होंगे, मोर डिफ्लेक्टेड, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये मास टू चार्ज रेशियो हर एक की डिफरेंट होगी, अब हर एक की मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा कि ये सेपरेट हो जाएंगी एक दूसरे से, इनकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी। बेसिकली हम यही तो चाहते थे कि हम इनकी डिफ्लेक्शन करवाएं, इनको सेपरेट करें और चेक करें कि हर एक क्या कौन कौन सा इनमें से आइसोटोप मौजूद है, क्या क्या उनका मास नंबर है। तो जो मैथमेटिकली फॉर्म है जिसको हम इस्तेमाल करके डिफ्लेक्शन करवा रहे हैं वो है m ओवर e इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर ओवर, इसके साथ आता है 2e। ये वो इक्वेशन है जिसको इस्तेमाल करके जो है मास टू चार्ज रेशियो की अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन हो रही है। अब यहां पर जो m है दिस इज द मास, एंड h जो है इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। h इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। H जो है वो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो नेक्स्ट अगर चलें तो नेक्स्ट वाला स्टेप आता है डिटेक्शन बाय इलेक्ट्रोमीटर। डिटेक्शन, दोबारा से रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने गैस फॉर्म में अपना एनालाइट लिया, उसको हमने चैम्बर के अंदर डाला। जैसे ही चैम्बर में डाला तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आ रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक किया गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, यहाँ पर आयंस बने। उन आयंस को इस नेगेटिवली चार्ज ग्रिड ने जो है अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वो एक्सलरेट हो गए। एक्सलरेट होने के बाद वो स्लिट्स में से गुजरे, और जैसे ही वो स्लिट में से गुजर रहे थे आयंस, तो इन स्लिट को हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ था। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन स्लिट्स के अंदर इनकी डिफ्लेक्शन हो गई बेस्ड अपॉन द मास टू चार्ज रेशियो। अब मास टू चार्ज रेशियो हर एक की डिफरेंट होगी। अगर किसी कोई हम गैस लेते हैं तो अगर उसके आइसोटोप्स मौजूद हैं तो जितने उसके आइसोटोप्स होंगे हर एक का मास टू चार्ज रेशियो जो है वो डिफरेंट होगा। सो जिनका मास टू चार्ज रेशियो जिनकी ज्यादा थी वो लेस डिफ्लेक्ट हुए, और जिनकी मास टू चार्ज रेशियो जो है वो कम थी वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, और इस तरीके से हमने इनको सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये बीम जब एनालाइजर के पास जाएगी तो एनालाइजर की मदद से हम क्या करेंगे, इसको डिटेक्ट कर लेंगे, इसकी डिटेक्शन करेंगे कि अब जो आयंस आए हैं पीछे से वो उनकी नेचर क्या है। सो
जो आयंस है आइसोटोप्स के, इनको इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल करवाया जाता है और फॉल करवाने के बाद जो है इनमें देखा जाता है कि हर एक जो आयन है उसके पास कितना चार्ज है और चार्ज की बेसिस पे हम इनको डिटेक्ट कर लेते हैं. सो द आयंस आर fall on electrometer और इलेक्ट्रोमीटर की मदद से हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं. एंड डिटेक्टेड किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. चार्ज की बेस पे हम जो है डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास आयन आया है, इस आयन का एटॉमिक मास क्या है, इसके पास कितना चार्ज है. नेक्स्ट स्टेप है एम्प्लीफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग. अब जो आयंस हमने पीछे से डिटेक्ट जिनको कर लिया था, जिन आयंस को डिटेक्ट हमने कर लिया कलेक्टर की मदद से, फील्ड मीटर की मदद से, तो उसको आगे हमने अब उसकी एम्प्लीफिकेशन करनी है. सो एम्प्लीफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो करंट है उसको एम्प्लीफाई किया जाता है. द करंट स्ट्रेंथ is amplified. एम्पलीफाई का मतलब होता है कि किसी करंट की वैल्यू को ज्यादा करके आगे भेजा जाता है. ठीक है, मोर बना के, मतलब कि ज्यादा इफेक्टिव उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है. इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना. सो यहां पर करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है और देन फिर इसको जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है एंड रिकॉर्डेड. ठीक है. अब एम्प्लीफिकेशन जो है वो तो होगी ही होगी. पीछे से जो करंट आ रहा होगा, उस करंट जो है, वो जो करंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड कर रही होगी आयंस के ऊपर. ठीक है. सो ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस, greater will be करंट स्ट्रेंथ. जारी सी बात है ना, जब आयन ज्यादा होंगे तो करंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगी, हायर स्ट्रेंथ आएगी हमारे पास. तो करंट भी ज्यादा होता है जब आयन ज्यादा हो. फिर ये जो करंट स्ट्रेंथ है, बेसिकली हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे एम्पलीफाई करने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं. तो हमने जब एम्पलीफिकेशन की तो जितनी ज्यादा एम्पलीफिकेशन होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ आएंगे, उतना ही ज्यादा करंट होगा और उतना ही ज्यादा करंट स्ट्रेंथ का जो है हमारे पास ग्राफ आएगा. सो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस, ग्रेटर विल बी द करंट स्ट्रेंथ ग्राफ पीक. ठीक है, या फिर हाइट ऑफ पीक. हाइट ऑफ पीक ऑफ ग्राफ. ये हम ग्राफ भी आगे जो है ना इसको ड्रा करेंगे, आपने इससे घबराना नहीं है. ये बिल्कुल जो है एक ग्राफ होगा जिसमें जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हायर पीक्स आती जाएंगी. फिर लास्ट वन स्टेप आता है कि अब कार्बन 12 के साथ जो है कंपैरिजन करवा दें. कंपैरिजन विद कार्बन 12. अब हम कार्बन 12 के साथ जो है हमारा जो ग्राफ होगा, जो हमने रिकॉर्डिंग की है, उसको हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करेंगे. लेकिन उसके लिए हमारे पास कार्बन 12 के भी रिजल्ट्स होने चाहिए ना. तो सेम एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे. सेम एक्सपेरिमेंट
रिपीटेड किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, और फिर इसके रिजल्ट्स को लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, कंपेयर कर दिया जाता है। कंपेयर्ड द रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स को कंपेयर करने के बाद हम किसी भी आइसोटोप के एग्जैक्ट मास नंबर को बता सकते हैं। एंड वी गेन एग्जैक्ट मास नंबर ऑफ एनी आइसोटोप। किसी भी आइसोटोप का हम जो है एग्जैक्ट मास नंबर फाइंड कर लेंगे इस सारी टेक्निक को इस्तेमाल करने के बाद। एक्सपेरिमेंट को मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक गैस ली थी, अगर तो वो कोई सब्सटेंस लिया जिसकी हमने जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी है। अगर वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो पहले हमने उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर वो गैस में ही था तो फिर हमने एज इट ही उसको यूज किया। उसको जैसे ही हमने रिएक्शन चैम्बर में डाला तो सबसे पहले आयोनाइजेशन चैम्बर आता है। सबसे पहले हमने उसकी आयोनाइजेशन करवाई वेपराइजेशन के बाद। खैर, वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, जब इन हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक किया उन मॉलिक्यूल्स ने, तो उन मॉलिक्यूल्स में जो है चार्ज्ड आयंस आ चुके। वो जो चार्ज आयंस थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे। अब जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज आयन यहाँ पे बने तो आगे जो है एक नेगेटिव जो है ग्रिड लगा हुआ था, नेगेटिवली परफोरेटेड ग्रिड था। इसने क्या किया कि उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ फोर्सफुली अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सलरेट हो गए। एक्सलरेट होने के बाद आगे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्लिट्स लगी हुई थी। उन आयंस में बहुत सारे ऐसे आयंस थे जो कि आइसोटोपिक थे, ठीक है, जिनके मास नंबर्स डिफरेंट थे। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उन गैस की जो बीम थी उस गैस की बीम को डिफ्लेक्ट किया गया डिपेंडिंग अपॉन देयर मास टू चार्ज रेशियो। मास टू चार्ज रेशियो की बेस पे जब उनको डिफ्लेक्ट किया गया तो देखा गया कि जिन आयंस की जो मास टू चार्ज रेशियो ज्यादा थी वो कम डिफ्लेक्ट हुए, और जिनकी कम थी मास टू चार्ज रेशियो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। इस तरह से उनकी डिफ्लेक्शन के बाद हमने जो है आगे उनकी जो है वो डिटेक्शन कर ली इलेक्ट्रोमीटर की मदद से। डिटेक्शन के बाद जो है हम एम्प्लीफिकेशन की, उनकी रिकॉर्डिंग की, ग्राफ उनका बनाया, ठीक है। अब ग्राफ के बाद हमने जो हमारे पास रिजल्ट्स थे उन रिजल्ट्स को जो है कार्बन 12 के साथ हमने कंपेयर करना था। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, पहले कार्बन 12 के साथ जो है ये अपना प्रोसेस रिपीट किया, और फिर इसको रिपीट करने के बाद जो है हमारे पास कार्बन 12 जो का जो रिजल्ट था उसके साथ कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक्चुअल जो एटॉमिक मास नंबर थे, मास नंबर्स जो थे आइसोटोप्स के, वो आ चुके हैं। ये एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था। अब जो आइसोटोप्स हमारे पास आ चुके हैं उन आइसोटोप्स को हमने सेपरेट भी करना है ना, तो उन आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब वो जो आइसोटोप्स हैं उनको हम केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं दीज आर हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके पास अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इनको हम केमिकल मेथड से जो है सेपरेट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करने के लिए हमें फिजिकल मेथड्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, और उन फिजिकल मेथड्स में बहुत सारे मेथड हैं। लाइक मैं इधर कुछ डिस्कस कर देता हूं। डिस्टिलेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर लें, ठीक है। उसके अलावा जो है लेजर सेपरेशन भी कर सकते हैं, लेजर सेपरेशन। इसके अलावा हम गैसेस डिफ्यूजन भी करवा सकते हैं, गैसेस डिफ्यूजन। गैसेस डिफ्यूजन के अलावा हम थर्मल डिफ्यूजन भी करवा सकते हैं, थर्मल डिफ्यूजन।
तो ये कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जो हमने आइसोटोप्स बनाए, जो आइसोटोप्स हमने जो है डिटेक्ट किए, उन आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट का जो स्पेक्ट्रोग्राफ है, जैसे कि हमने नियॉन गैस ली हुई थी, तो उसका हम स्पेक्ट्रोग्राफ भी इधर जो है वो ड्रा करते हैं, मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ। अब इनके स्पेक्ट्रोग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जो है ईच आयन स्ट्राइक का डिटेक्टर, द आयनिक करंट इज एम्पलीफाइड एंड इज फेड टू द रिकॉर्डर। मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर क्या किया जाता है कि जितने आयन्स होते हैं वो जब डिटेक्टर के साथ कोलाइड करते हैं तो वहां पे उसकी एम्पलीफिकेशन होती है और रिकॉर्डिंग होती है। मैं जैसे कि हमने रिकॉर्डिंग वाले में पढ़ा कि इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो रिकॉर्डिंग की मदद से जो रिकॉर्डर होता है वो रिकॉर्डर क्या करता है, उस ग्राफ को जो है वो प्लॉट कर देता है। अब अगर हम नियॉन गैस ले रहे हैं तो नियॉन गैस के केस में ग्राफ कैसा आएगा वो डिपेंड करता है कि नियॉन के कौन कौन से जो है हमारे पास आइसोटोप्स आते हैं। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अच्छा, तो ये एक ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस ली गई है और एक्स एक्सिस पे जो है मैस नंबर लिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट करें, ये जो मैस नंबर है इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, मैस नंबर ये है 20, यहां पर 21, 22। अब ये जो 20, 21, 22 ये बेसिकली नियॉन के जो है वो हमारे पास आइसोटोप्स आते हैं। एक नियॉन के आइसोटोप का 20 मैस नंबर होता है, एक का 21, एक का 22। इसलिए हमने तीन जो है इसके आइसोटोप्स के मैस नंबर्स लिखे हैं। रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पे है जो कि वेरी कर रही है 10 से लेके 100 तक, 10 से 100 तक। जो ग्राफ हमें मिलता है इस मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा आइसोटोप ज्यादा जो है वो अबंडेंट है, ज्यादा जो है वो लाई कर रहा है इस एनवायरनमेंट पे। तो जिसका मैस नंबर था 20, वो सबसे ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस में था। उसका ग्राफ यहां से मूव करता करता तकरीबन जो है 90.92 तक आ चुका था, 92%। फिर अगर हम देखते जो 21 था, ये बस थोड़ा सा ही इसने राइज किया और ये तकरीबन आया हमारे पास जो है 0.257। इसके अलावा जो लास्ट वन था ये था 8.82%। तो ये हमारे पास एक मॉडर्न ग्राफ आ चुका था। जो नियॉन 20 है, दिस इज मोर एंड मोर एग्जिस्ट करता है हमारी एनवायरनमेंट पे। तो यही आज का टॉपिक था हमारा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के रिलेटेड। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज।